हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी लोग देख रहे हैं आज हमारा डे नंबर 28 ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कशन सीरीज, जहां पर हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स स्टेज के क्वेश्चंस जो कि 2016 से 2020 के एग्जाम्स में पूछे गए हैं आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने इस पर्टिकुलर सीरीज में 27 लेक्चर्स आपके साथ कवर कर लिए हैं, जहां पर हमने पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस इनके एमसीक्यूज पिछले सालों के आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एनवायरनमेंट के एमसीक्यूज आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ 2016, राइट। सो 28 डे से लेकर के 32nd डे जो अगले हमारे होने वाले हैं 5 दिन, वहां पर हम एनवायरनमेंट के 2016, 17, 18, 19 और 20 के क्वेश्चंस आपके साथ एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। कोरल रीफ्स आर फाउंड बिटवीन, और हमें कुछ लैटिट्यूड्स यहां पर जो है प्रोवाइड कर दिए गए हैं। हमें बताना है कि जो कोरल रीफ्स हैं ये कोरल रीफ्स किन लैटिट्यूड्स के बीच में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों का मिला जुला क्वेश्चन है। अब कोरल रीफ्स के बारे में हमें पता है कि कोरल रीफ्स हमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, राइट। सो अगर हम इस ऑप्शन को एनालाइज करें 25 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, यानी 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ से 15 डिग्री साउथ, या फिर नन ऑफ द अबव। अब यहां पर क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम नहीं किया गया है, ऐसा मैं कहूंगा, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्रूड तरीके का है। कोई भी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर बताना उतना इजी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम यहां पर नहीं किया गया है, ठीक है। और 2016 के अभी हम क्वेश्चंस में देखेंगे, काफी क्वेश्चंस थे 2016 के एग्जामिनेशन में, और वो भी एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट से, जिनको स्क्रैप कर दिया गया। कमीशन ने माना कि हमसे गलती हुई है क्वेश्चन को की वर्डिंग को डिजाइन करने में, क्वेश्चन को डिजाइन करने में, या फिर ऑप्शंस हमने जो प्रोवाइड किए हैं उन ऑप्शंस को डिजाइन करने में हमसे गलती हुई है, और इसलिए 2-3 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के ही जो सब्जेक्ट से पूछे गए थे उनमें से उनको स्क्रैप कर दिया गया। टोटल 12 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के थे, उन 12 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आराम से उन्होंने स्क्रैप कर दिए और कहा कि इसके मार्क्स हम डिडक्ट कर लेंगे ओवरऑल मार्क्स में से। जो 200 नंबर का पेपर है उसमें से अगर हमने 2 क्वेश्चन डिडक्ट किए हैं तो हम 4 मार्क्स हटा देंगे और 196 में से आपको टोटल मार्क्स प्रोवाइड करेंगे, उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। तो ऐसे भी गुल कमीशन खिला देता है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं कमीशन से भी। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में ये पेपर काफी पुराना है, 2016 का पेपर है, 17, 18, 19, 20 थोड़ी गलतियां रिपीट हुई हैं, लेकिन 2020 से हम देख रहे हैं कि ये गलतियों में काफी कमी आ गई है। जो क्वेश्चन डिजाइन करने का तरीका है वो ज्यादा बेटर हो गया है, और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले सालों में पेपर के अंदर गलतियां ऐसी जो है वो काफी कम होंगी। सिमिलर टाइप की गलती इस क्वेश्चन में भी उन्होंने की है, हालांकि इस क्वेश्चन को स्क्रैप नहीं किया गया था। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमीशन ने दिया है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, राइट। और अगर हम मैप को देखें और कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन वर्ल्ड में कहां-कहां है, इसको अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें, दीज आर दी हॉट स्पॉट्स जहां पर हम ज्यादातर कोरल स्पीशीज को देखते हैं, ठीक है। अब अगर हम इन सभी हॉटस्पॉट को एनालाइज करके जनरल आइडिया लगाने की कोशिश करें कि नॉर्थ और साउथ किन लैटिट्यूड्स के बीच में हमारे ये कोरल रीफ्स मिलेंगे, तो हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर 30 का ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हम 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ मार्क करके आते हैं, तो ये सबसे बड़ा एरिया जो है हम एग्जामिनर को दे रहे हैं कि ये देखो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, टोटल 60 डिग्रीज इक्वेटर के ऊपर नीचे टोटल 60 डिग्रीज हम इस जोन के अंदर देखते हैं कि हमारे कोरल रीफ्स जो है वो मिलते हैं। यहां पर भी हम देख सकते हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में मोस्ट ऑफ योर कोरल्स वो लाई करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ कोरल स्पीशीज हैं जो 30 डिग्री के ऊपर निकल जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में कोरल्स मिलते हैं, तो इसका मतलब 25 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ के बीच में भी जो है कोरल रीफ्स मिलेंगे। तो इस ऑप्शन को गलत नहीं कह सकते ना हम। ये अगर ऑप्शन होता कि 50 डिग्री नॉर्थ एंड 50 डिग्री साउथ, तो वो ऑप्शन गलत हो जाता, लेकिन 25 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ, तो ये तो 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में ही आता है। तो इसलिए कंफ्यूजिंग तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं था, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जानबूझ के एग्जामिनर्स ने ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया शायद कि बच्चे जो है एस्पिरेंट जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कोरल रीफ्स जो हैं वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में मिलते हैं, और हम मानते हैं कि 30-35 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30-35 डिग्री साउथ इस लैटिट्यूड्स के अंदर हमारे ज्यादातर कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है? आप मैप में भी देख सकते हो, ये हमारे कोरल रीफ्स के एरियाज हैं जहां पर ज्यादातर कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। क्लियर हो चुका है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Question number 2 says which of the following is the most promising biodiesel crop? Now this is again the question which was scrapped
ठीक है, कमीशन ने एक्चुअली स्क्रैप किया इस क्वेश्चन को, या फिर कमीशन ने कहा कि हम ए और बी दोनों ऑप्शन का करेक्ट आंसर रिकॉग्नाइज करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग बायोडीजल क्रॉप। बायोडीजल बनाने के लिए किस क्रॉप को हम लोग यूज कर सकते हैं, और वो मोस्ट प्रॉमिसिंग होनी चाहिए। मोस्ट प्रॉमिसिंग, इट इज अ सब्जेक्टिव थिंग। इसका ये सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि हम बायोडीजल क्रॉप से बना सकते हैं, इन चारों क्रॉप्स को यूज करके आप बायोडीजल की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कर सकते हो, बायोडीजल को प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रॉमिसिंग कौन सा है? कोई साइंटिस्ट हो सकता है वो ये कहेगा कि सोयाबीन ज्यादा प्रॉमिसिंग है, कोई कहेगा शुगर केन ज्यादा प्रॉमिसिंग है, कोई कहेगा स्विच ग्रास ज्यादा प्रॉमिसिंग है। और प्रॉमिसिंग का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा फायदा किस क्रॉप से होने वाला है। तो ये तो कंट्रीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से हो सकता है कोई एक क्रॉप ज्यादा प्रॉमिसिंग हो, यूएस के क्लाइमेट के हिसाब से कोई दूसरी क्रॉप ज्यादा प्रॉमिसिंग हो। सो दैट इज वाई कमीशन ने जो आंसर दिया, कमीशन ने पहले कहा कि ए और बी, शुगर केन या सोयाबीन, इसमें से कोई भी ऑप्शन अगर आपने मार्क किया हो तो हम वो करेक्ट मानेंगे। फाइनली कमीशन ने जाके इसको स्क्रैप कर दिया क्वेश्चन को, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने फिर कहा कि अगर हम स्विच ग्रास या ओट कहते हैं तो इसमें क्या गड़बड़ है, राइट। तो बायोडीजल बनाने के लिए हम ज्यादातर वो क्रॉप्स यूज करते हैं जिसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा हो, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स किसी दूसरी फॉर्म में मौजूद हो। वो सुक्रोज हो सकता है, फ्रुक्टोज हो सकता है, और सुक्रोज, फ्रुक्टोज, स्टार्च, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स आपके किसी भी क्रॉप में अगर ज्यादा मिलते हैं तो उसको यूज करके, उन क्रॉप्स को फर्मेंट करके हम बायोडीजल की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया रेटिफाइड दी स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब ये क्वेश्चन देखो कन्वेंशन से जुड़ा हुआ हमसे पूछ लिया गया। कन्वेंशन से जुड़े क्वेश्चंस हर साल आपके प्रीलिम्स एग्जाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, राइट। तो क्वेश्चन क्या है कि इंडिया हैज रेटिफाइड द स्टॉकहोम कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स इन व्हाट ईयर? 2005, 6, 2002 एंड 2010। स्टॉकहोम कन्वेंशन को इंडिया ने कब रेटिफाई किया है? रेटिफाई करने का मतलब हमें पता है कि इंडिया ने कब इस कन्वेंशन को रिकॉग्नाइज करके अपने नेशनल लेवल पे, इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल लेवल पे अपने खुद के लॉज बनाए हैं। सो जो बातें इस कन्वेंशन के अंदर कही गई कि आपको कंट्रीज को ये काम करने चाहिए, ये काम नहीं करने चाहिए, उनको इन्फोर्स करने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए इंडिया ने कब जाकर के लॉज बनाए। ऑप्शन हमें दिए गए 2005, 2006, 2002 एंड 2010। करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी 2006। 2006 में इंडिया ने साइन करके इस पूरी जो कन्वेंशन है इसको रेटिफाई करने का काम किया। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन को फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन एक ग्लोबल ट्रीटी है जिसके अंदर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को बैन करने की बात हो रही है। ठीक है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में नेचुरली ज्यादा नहीं मिलते हैं, ह्यूमंस के द्वारा ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाए गए हैं, और इस वजह से ये एनवायरनमेंट में डिकम्पोज भी नहीं हो पाते बहुत जल्दी, राइट। फॉर एग्जांपल डीडीटी की अगर हम बात करें तो डीडीटी एक ऐसा केमिकल है जो एनवायरनमेंट में या हमारे प्लैनेट पे नेचुरली बहुत जो है अकर नहीं करता है। ह्यूमंस ने उसको डिजाइन किया है, और ह्यूमंस के डिजाइन करने के बाद वो जो कंपाउंड है इतना ज्यादा स्टेबल है कि जब वो ओपन एनवायरनमेंट में होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, और वो बहुत लंबे समय तक एनवायरनमेंट में बना रहता है। सो दैट इज व्हाई इट इज अ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो क्या खासियत होती है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की? कि सबसे पहले तो ये एनवायरनमेंट में बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करता है, बहुत जल्दी डिकम्पोज नहीं होता। ठीक है, डिकम्पोज नहीं होता तो इस वजह से इसका बायो एक्यूमुलेशन होता है। ज्यादातर जो भी एनिमल्स के फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में फैट्स होते हैं, एनिमल्स की बॉडी में फैट्स होते हैं, उन फैट्स के अंदर इकट्ठा होते रहता है ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। क्यों? और ये जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है वो वाटर में डिसॉल्व भी नहीं होता है, वाटर में कम सॉल्युबल होता है। इस वजह से फैटी एसिड्स के अंदर, जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनके अंदर ही डिसॉल्व होता है। एडवर्स इफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट पे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक एनवायरनमेंट बना रहेगा, हमारी बॉडीज में इकट्ठा होता रहेगा और हमारे हेल्थ को नुकसान करेंगे। तो ये टोटल जो पीओपीज हैं, ऐसे 12 केमिकल रिकॉग्नाइज किए गए हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर, और उनको बैन करने की बात की जा रही है। इन 12 में से 9 केमिकल्स को टोटल बैन करने की बात हो रही है, डीडीटी के केमिकल को रेगुलेट करने की बात हो रही है, और 2 और हमारे केमिकल्स हैं डाइऑक्सिन्स एंड फ्यूरान्स, जिनकी प्रोडक्शन को लिमिट करने की बात हो रही है। तो ये टोटल 12 पीओपीज हैं।
2001 में इस कन्वेंशन को ओपन किया गया था सिग्नेचर के लिए और इंडिया ने इस कन्वेंशन को 2006 में रेटिफाई कर दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको इन्फोर्स करती है। उन्होंने रेगुलेशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट रूल्स इन 2018 नए रूल्स भी लेकर आए, जिसमें बाकी जो 12 केमिकल्स थे इस कन्वेंशन के अंदर उनको इंडिया के अंदर रेगुलेट करने के सारे प्रोविजंस डाले गए। आप और अगर डिटेल में चाहें तो इंडिया क्या एफर्ट्स कर रहा है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में, उसको भी आप ऑनलाइन जाकर के पढ़ सकते हो, राइट। लेकिन यहां पर हमें पता चल गया कि 2006 में इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया है। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड 2017 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ व्हाट। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा करंट अफेयर्स के ऊपर भी बेस्ड है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन 2016 का है जो कि 2017 में कंडक्ट करवाया गया था, राइट। एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन जो है वो 2016 की नोटिफिकेशन थी, लेकिन एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है वो 2017 में हुआ है। हमें पता है हिमाचल के कमीशन में हर साल जो एग्जाम होते हैं वो एक्चुअली पिछले साल की नोटिफिकेशन के एग्जाम होते हैं। क्लियर है? तो अब ऑप्शंस दिए गए, सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट, पल्सेस, लाइट एंड लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज एंड सॉइल्स। और जो भी एस्पिरेंट उस वक्त तैयारी कर रहे थे, अगर उन्होंने करंट अफेयर्स को पढ़ा होता तो बहुत इजीली वो इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करके आते। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट, ये हमारा करेक्ट आंसर है। पल्सेस की अगर हम बात करें तो ये 2016 का ईयर का जो 2016 था, दैट वाज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। लाइट एंड लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज एंड सॉइल्स दोनों 2015 में डिक्लेयर किए गए थे। ठीक है, सो 2015 was the international year for light and light based technologies and also for international year for soils, right? तो यहां पर वो टेबल भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। 2017 सस्टेनेबल टूरिज्म, 2016 पल्सेस के लिए, 2015 सॉइल्स और लाइट एंड लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज के लिए। क्लियर है? तो आगे आने वाले सालों में जब भी कोई ईयर को डिक्लेयर करता है यूनाइटेड नेशंस, उसको डेडिकेट करता है किसी पर्पस के लिए, तो वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 5, द ग्लोबल एग्रीमेंट दैट डील्स विद द कंट्रोल ऑफ transboundary movement of hazardous waste and their disposal is called। Again a क्वेश्चन अबाउट द इंटरनेशनल कन्वेंशन। ये कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, और ये पीवाईक्यूज को देखकर हमें पता चल रहा है कि इन्वायरमेंट में जो भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एफर्ट्स किए जाते हैं, जिसमें कुछ कन्वेंशन हो सकती हैं, उसमें कुछ समिट्स होती हैं जो रेगुलरली समिट्स होती रहती हैं इन्वायरमेंट को लेकर के, राइट। इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, या फिर कुछ कंट्रीज मिलकर या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम्स अगर चलाती हैं, तो वो हमारे पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें करंट अफेयर से उठा के अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। अब यहां क्वेश्चन है अबाउट अ कन्वेंशन जो कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल से जुड़ी हुई है। ऑप्शंस आर बेसल कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, एंड ऑप्शन डी कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। अब यहां पर आपको समझना होगा कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, ये जो हमारी सीबीडी है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इस कन्वेंशन से जुड़ी हुई प्रोटोकॉल है। इट हैज नथिंग टू डू विद द मूवमेंट ऑफ वेस्ट एंड डिस्पोजल। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो हैजार्डस वेस्ट होता है, जहरीला जो वेस्ट पदार्थ है, उसकी मूवमेंट को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कन्वेंशन आई थी, जिसकी क्वेश्चन में बात हो रही है। इसका कार्टाजेना से कोई लेना देना नहीं है। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, ये जो कन्वेंशन है इसको मार्पोल कन्वेंशन भी कहते हैं। शिप्स से होने वाले पॉल्यूशन को रोकने के लिए ये कन्वेंशन आई, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट से अगर कोई पॉल्यूशन हो रहा है तो उसकी जो कन्वेंशन है उसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट आंसर इज दी बेसल कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर ए, राइट। बेसल कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो 1989 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था और 1992 में ये इन्फोर्स हो गई थी। इंडिया भी फाउंडिंग कंट्रीज में से एक था, 92 में ही इंडिया ने भी इसको रेटिफाई कर दिया था। और ये कन्वेंशन कहती क्या है कि मूवमेंट किसी भी हैजार्डस वेस्ट का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर होता है तो उसके बारे में पूरी जो है जानकारी दोनों कंट्रीज को होनी चाहिए। इल्लीगल तरीके से स्मगल करते हुए अंडरग्राउंड तरीके से किसी एक कंट्री के हैजार्डस वेस्ट को दूसरी कंट्री में नहीं भेजा जाए। ठीक है, ये कन्वेंशन कहती है बेसल कन्वेंशन। ठीक है, सो इट पर्टिकुलरली फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग
ट्रांसफर ऑफ हैजार्डस वेस्ट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि 1989 में हमने देखा, उससे पहले देखा कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज थे यूरोप के, नॉर्थ अमेरिका के, वहां पर हैजार्डस वेस्ट जनरेट होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये हैजार्डस वेस्ट ऑब्वियसली वहां की जनता को, वहां के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे। तो एक सस्ता तरीका क्या हो सकता है? एक तो महंगा तरीका है कि इन हैजार्डस वेस्ट को ट्रीट करो, इनको सही करो, और सस्ता तरीका क्या है कि ये जो हैजार्डस वेस्ट है, जहरीला वेस्ट है, इसको किसी डेवलपिंग कंट्री को ट्रांसपोर्ट कर दो। डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, दूसरी एशियन या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहां पर इनको भेज दो, ये उनकी दिक्कत हो जाएगी। तो एक तरीके से वो अपने वेस्ट को दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर देते हैं, और फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर जो भी इन्वायरमेंट को है वो नुकसान होता है। तो इसको रोकने के लिए ये पर्टिकुलर कन्वेंशन लाई गई और इंडिया ने भी इसको साइन किया। क्लियर है? तो बेसल कन्वेंशन आपको याद रहेगी, फॉर ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल, और हमारी स्टॉकहोम कन्वेंशन जो थी वो थी ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। इसके अलावा और भी हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं जिनकी बात हम आगे के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें करेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 6, use of carbon tax has been very successful to reduce emissions of greenhouse gases in which of the countries? USA, China, Sweden, Australia. Again a question जिसको स्क्रैप कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा इस नियत से गया था कमीशन के द्वारा क्योंकि 2017 में पेपर हो रहा है, और उस टाइम पीरियड के अराउंड चाइना ने और स्वीडन ने भी जो कार्बन टैक्स है उसकी पॉलिसी को अपनी कंट्री में इन्फोर्स करना शुरू कर दिया था। चाइना बहुत ज्यादा न्यूज में था उस वक्त, और क्वेश्चन भी यही सोच के पूछा गया था शायद कि चाइना आंसर जो है बच्चे ज्यादातर देंगे, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है कि इन सभी कंट्रीज ने अलग अलग फॉर्म्स में कार्बन टैक्स लगाया अपने नेशंस के अंदर। दैट इज वाई इस क्वेश्चन को स्क्रैप करना पड़ा कमीशन को। राइट, तो आप समझेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे स्टैटिक एनवायरनमेंट का नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा करंट अफेयर्स बेस्ड है। रिसेंटली किस कंट्री में लगा है हमारा कार्बन टैक्स, और ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अगर कमीशन बनाएगा तो ऑब्वियसली वहां पर गलती होने के चांसेस भी रहते हैं। अलग अलग स्टूडेंट्स ने अलग अलग यहां पर कंट्रीज को सिलेक्ट किया और उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी भेजी कमीशन को, उन्होंने प्रूफ दिखाया कि इस कंट्री में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, स्वीडन में भी, चाइना में भी कार्बन टैक्स लग रखा है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्क्रैप कर दिया गया, लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पे इस क्वेश्चन की डिस्कशन करके दिखा रहा हूँ। क्लियर है? तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कार्बन टैक्स कहाँ है, एनवायरमेंट से जुड़ी हुई कोई भी न्यूज आती है तो उसको बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। इसके ऊपर कमीशन हमेशा जो है वो क्वेश्चन देगा। हो सकता है बाद में स्क्रैप उसे करना पड़े, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी कमीशन जो है अपनी तरफ से क्वेश्चन देगा, आपको सेफ रह के चलना है। नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीन रेवोल्यूशन made the country self-sufficient in food production but had some fallouts. Consider the following statements. हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया में आया है, इससे कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो गई है फूड प्रोडक्शन में। जो हमारी फूड सिक्योरिटी है वो ठीक हो गई है। जितने इंडिया में लोग हैं उनको खाने के लिए जो अनाज पैदा होना चाहिए, जो फूड प्रोडक्शन होनी चाहिए, वो अब इंडिया में होने लग रही है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हुए, इट हैड सम फॉल आउट्स, और वो नुकसान क्या हुए वो चीज हमसे यहां पर पूछी जा रही है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट कह रहा है इट हैज बीन सक्सेसफुल इन केस ऑफ व्हीट बट नॉट इन द केस ऑफ पल्सेस। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ये काफी सक्सेसफुल रहा व्हीट के केस में। व्हीट की जो कल्टीवेशन है वो काफी अच्छी हुई, व्हीट की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन पल्सेस के लिए ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। दालों की और दलहन की जो पैदावार है वो उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी ग्रीन रेवोल्यूशन से। ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन को देखते हैं तो ज्यादातर व्हीट एंड राइस, व्हीट इन दी वेस्टर्न इंडिया एंड राइस इन दी ईस्टर्न इंडिया, ये व्हीट एंड राइस की कल्टीवेशन सबसे ज्यादा बड़ी है ग्रीन रेवोल्यूशन में, और इसी को हम मानते हैं कि हमारी फूड प्रोडक्शन को इंश्योर करने में, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में ये सबसे कामगार है। लेकिन हमें यह भी पता है कि पल्सेस की जो कल्टीवेशन है इंडिया में वो बहुत रिसेंटली आके बढ़ी है। हिस्टोरिकली ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पल्सेस की कल्टीवेशन इंडिया में नहीं बढ़ी थी। हमें दालों को इंपोर्ट करना पड़ता था अफ्रीका से, अफ्रीकन कंट्री से हम पल्सेस को इंपोर्ट करते थे अपनी लोकल नीड्स को पूरा करने के लिए। राइट, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी बिल्कुल सही लग रही है मुझे। नेक्स्ट, इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज आ गई, ब्रॉड इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज। यस, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो राज्य हैं, जो रीजन्स हैं, वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन काफी सक्सेसफुल रहा। लेकिन जो थोड़े पुअर स्टेट्स थे जहां पर इरिगेशन कह लीजिए या फिर लोन फैसिलिटीज कह लीजिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज कह लीजिए, उतनी अच्छी नहीं थी, वहां पर ये ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसकी वजह से ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इन ईस्टर्न इंडिया के राज्यों में ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। फार्मर्स पुअर रह गए, जबकि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और
कुछ हिस्से जो मध्य प्रदेश के हैं वहां पर भी फार्मर्स काफी रिच हो गए क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से उनको काफी फायदा हुआ। तो अलग अलग राज्यों के बीच में डिस्पैरिटीज भी आ गई हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी मच ट्रू, राइट। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 3, हेल्प इन रेस्टोरिंग दी सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी, जमीन की और मिट्टी की जो उर्वरता है वो बढ़ गई, फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई। ये तो हम सब जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से फर्टिलिटी इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हुई है। हमने सॉइल को इतना ज्यादा ओवर कल्टीवेट कर दिया है, इतना ज्यादा इरिगेशन, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की सॉइल की फर्टिलिटी अब पहले जैसी नहीं रही है। तो इट हेल्प्ड इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी, ये बिल्कुल गलत बात है, राइट। रिड्यूस्ड वाटर टेबल इन सम स्टेट्स, यस, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमें बहुत ज्यादा इरिगेशन करना पड़ेगा, राइट। और इरिगेशन करने के लिए ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा यूज किया गया पंजाब हरियाणा के राज्यों में। हालांकि कैनाल सिस्टम भी बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी जिन इलाकों में कैनाल सिस्टम या जो इरिगेशन कैनाल्स हैं वो अगर नहीं पहुंची है तो वहां पर ग्राउंड वाटर यूज किया गया, आज भी यूज किया जा रहा है। और ये कारण है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के रीजन्स में ग्राउंड वाटर काफी ज्यादा कम हो गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर की जब मैं यहां पर बात करूं तो मुझे लग रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट को अगर मैं यहां पर हटा दूं तो मेरी 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के जो नुकसान हुए हैं वो नुकसान यहां पर हमें दिख रहे हैं। तो करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, नहीं, ऑप्शन नंबर ए, नॉट ऑप्शन नंबर डी, बट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 4 ओनली, राइट। It was successful in case of wheat but not pulses. Interstate disparities आई हैं, सॉइल फर्टिलिटी इससे कुछ रिस्टोर नहीं हुई है। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो हमारी गलत है और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वाटर टेबल जो है हमारा रिड्यूस हो गया है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया लिस्टेड अंडर रामसर कन्वेंशन इज, अगेन अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। 2017 का टाइम पीरियड है ये, उस टाइम पर कितनी रामसर साइट्स इंडिया के अंदर थी उसी के हिसाब से ऑप्शंस दिए गए। करेक्ट आंसर उस समय था सी, 26 रामसर साइट्स। लेकिन आज के समय जब ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो ये नंबर डबल से भी ज्यादा हो चुका है, ठीक है, डबल के अराउंड हो चुका है। 49 हमारी रामसर साइट जो है वो हो चुके हैं इंडिया के अंदर। तो ये क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर्स बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ द बेटर अचीवमेंट्स ऑफ कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क की कुछ खासियतें हैं, कुछ उसकी सफलताएं हैं, उसमें से एक सफलता यहां पर लिखी गई है, कंजर्वेशन ऑफ टाइगर फ्रॉम नियर एक्सटिंक्शन, कंजर्वेशन ऑफ स्वैम्प डियर फ्रॉम नियर एक्सटिंक्शन, कंजर्वेशन ऑफ गौर फ्रॉम नियर एक्सटिंक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ बाइसन। तो बेसिकली किस एनिमल के लिए कान्हा नेशनल पार्क ज्यादा फेमस है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज स्वैम्प डियर, बारहसिंगा, राइट। अगर मैं कान्हा नेशनल पार्क की यहां पर बात करूं, इट इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व, टाइगर्स के लिए तो फेमस है ही, लेकिन टाइगर्स को बचाने के लिए ही सिर्फ कान्हा ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बहुत सारे टाइगर रिजर्व इंडिया में, मोर देन 50 टाइगर रिजर्व इंडिया के अंदर लोकेटेड है। वहां पर टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है ज्यादा फल रही है। कान्हा से ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स भी हमारे दूसरे टाइगर रिजर्व्स के अंदर है। लेकिन जो चीज कान्हा को स्पेशल बनाती है वो क्या है कि कान्हा में हार्ड ग्राउंड स्वैम्प डियर, दैट इज दी बारहसिंगा, इसकी जो स्पीशीज है वो सेंट्रल इंडिया की सिर्फ एक रीजन में बसती है और वो है कान्हा नेशनल पार्क। तो ये स्वैम्प डियर बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गया था लगभग, इसको लेकिन एक्सटिंक्शन से ला करके इसकी जो जनसंख्या है उसको बढ़ाने का काम कान्हा में किया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सेंट्रल इंडिया का भी सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क। इसके अलावा मांडला बाला घाट में लोकेटेड है, इसके बारे में आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। टाइगर, लेपर्ड, ढोले, दैट इज इंडियन डॉग, बियर, गौर एंड इंडियन पाइथन जैसी एनिमल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और ये इंडिया का पहला एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसका अपना खुद का मैस्कॉट है, और उस मैस्कॉट का नाम क्या है, फूर सिंह दी बारहसिंगा, अगेन आफ्टर द नेम ऑफ बारहसिंगा। और ये इसी टाइम पीरियड में हुआ था, 2016-17 के आसपास ही भूर सिंह द बारहसिंगा ये मैस्कॉट दिया गया था कान्हा को, राइट। तो आप देखिए कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस कितने ज्यादा करंट अफेयर्स के ऊपर से इंस्पायर्ड होते हैं। तो आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं, नेशनल पार्क्स जो न्यूज में है, जो प्रोटेक्टेड एरियाज न्यूज में है, जो कन्वेंशंस न्यूज में है, जो प्रोग्राम्स न्यूज में है एनवायरमेंट से जुड़े हुए, वो चीजें आपको पेपर में डायरेक्टली देखने को मिलने वाली हैं। क्लियर? नेक्स्ट अप लुक एट द क्वेश्चन नंबर 10, which of the following represents the major loss to the humankind due to environmental degradation। इन्वायरमेंट का जब डिग्रेडेशन होता है तो उसका जो नुकसान ह्यूमंस को होता है वो सबसे मेजर लॉस किस चीज में इंडिया जो है ह्यूमंस का हो रहा है, इकोसिस्टम गुड्स, इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम बेस्ड टूरिज्म, इकोसिस्टम डिपेंडेंट ट्राइब्स। अब यहां पर हमें पता है इकोसिस्टम बेस्ड टूरिज्म को भी नुकसान होता है, जो इकोसिस्टम के ऊपर ट्राइब्स डिपेंडेंट है उनको भी नुकसान होता है, लेकिन लगभग देखा जाए तो पूरा ह्यूमन काइंड इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट है, सिर्फ कुछ ट्राइब्स ही डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, वो ट्राइब्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जो इकोसिस्टम पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, उनको ज्यादा नुकसान होता है।
और इसके अलावा इकोसिस्टम से हमें गुड्स मिलते हैं, उसका भी नुकसान होता है। लेकिन इन सभी चीजों को मिलाकर ही हम बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। और इसीलिए सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है दैट इज द लॉस ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। जो हमारे इकोसिस्टम से हमें मिलने वाली सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का नुकसान होता है। 4 मेजर तरीके की इकोसिस्टम सर्विसेज हम पढ़ते हैं हमारी इकोलॉजी के सब्जेक्ट में। वो है हमारी प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, कल्चरल एंड रेगुलेटिंग। ये 4 तरीके की अलग अलग सर्विसेज होती हैं। इन चारों तरीकों में हम देखते हैं कि फूड प्रोडक्शन हो गया, फाइबर प्रोडक्शन हो गया, फ्यूल प्रोडक्शन हो गया, वाटर अवेलेबिलिटी हो गया, दैट इज प्रोविजनिंग। हमें कुछ चीजें मुहैया कराने का काम इकोसिस्टम करता है। इकोसिस्टम से हमें सपोर्ट मिलता है, चाहे वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो, फर्टिलाइजेशन हो, सॉइल फॉर्मेशन हो, हैबिटेट प्रोविजन हो, ये सब हमारी सपोर्टिंग सर्विसेज है। इसमें हमारा पॉलिनेशन भी आता है, ठीक है। इसके बाद हमारी रेगुलेटिंग सर्विसेज, पॉल्यूशन कंट्रोल करना हो, वाटर प्यूरिफाई करना हो, क्लाइमेट टेम्परेचर रेगुलेशन करना हो, या फिर हमारी कल्चरल सर्विसेज जिसमें हमारा टूरिज्म आ गया, हमारा रिक्रिएशन आ गया, एजुकेशन आ गया, स्पिरिचुअल सर्विसेज आ गई। ये सारी चीजें इकोसिस्टम से हमें मिल रही हैं। और जब इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन होगा तो इन सभी सिस्टम्स में, सभी सर्विसेज में हमें नुकसान देखने को मिलेगा, राइट। दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर इकोसिस्टम सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 11, द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड मेनली बाय primary treatment, secondary treatment, tertiary treatment, or none of the above. This is basically the stages of treatment of waste water. वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के 3 स्टेजेस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, राइट। इसमें से जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको रिड्यूस करने वाला स्टेज है दैट इज योर ऑप्शन बी, सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। एक एक करके इन स्टेजेस को देख लेते हैं। जब भी हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करने जाते हैं 3 स्टेजेस होती हैं। प्राइमरी स्टेज में हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स फ्लोटिंग या सस्पेंडेड हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यानी वाटर के अंदर जो पॉल्यूटेंट है जो हमें आंख से दिख रहे हैं या फिर वो सॉलिड पॉल्यूटेंट्स हैं जो वाटर में मिले हुए हैं, उसको हम अगर सेपरेट कर सकते हैं मैकेनिकल मीन से, यानी फिल्ट्रेशन करके, वाटर को अगर फिल्टर करके थोड़ा सा डिकैंट करके अगर हम वो वाटर से वो सस्पेंडेड सॉलिड्स निकाल दें तो वो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, सबसे पहला ट्रीटमेंट है। इससे पानी का रंग साफ हो जाएगा, थोड़ा पानी का जो टेस्ट है वो शायद थोड़ा साफ हो जाए, लेकिन अभी भी पानी बिल्कुल प्यूरिफाई नहीं हुआ है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स अभी भी डिसॉल्व हैं जो कि टॉक्सिक हो सकते हैं। फिर आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन करते हैं ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंडर कंट्रोल कंडीशंस। यानी कि पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल, केमिकल्स, ऑर्गेनिक मैटर डिसॉल्व है, मिला हुआ है, उसको हम डिकम्पोज करने का काम करते हैं। और जब कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोज हो जाता है वाटर से तो उसका BOD कम हो जाता है, राइट। सो कंट्रोल कंडीशंस में पानी को एम्पल ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा करके वहां पर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर इसको डिकम्पोज करवाते हैं, यानी पानी में से कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो है वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाए, पानी की ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो जाए, यानी कि पानी में जो ऑर्गेनिक पोल्यूशन है वो कम हो जाए, ठीक है। फाइनली होता है टर्शियरी ट्रीटमेंट, जहां पर अगर पानी में कोई हैवी मेटल है या फॉस्फेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, उनको सेपरेट किया जाता है यूजिंग एडवांस टेक्निक, क्योंकि इनको सेपरेट करना पानी के अंदर से कोई आसान काम नहीं है, राइट। सो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। और कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है या सीवेज वेस्ट वाटर प्लांट होता है, वहां पर ये तीनों स्टेजेस एक के बाद एक लगाकर पानी को प्यूरिफाई करने की कोशिश की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 12, डेड जोन्स इन द वर्ल्ड्स ओशंस एंड लार्ज लेक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? डेड जोन्स इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से, खास तौर पे जो वाटर बॉडीज में पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से डेड जोन्स की क्रिएशन होती है वर्ल्ड के अलग अलग सीज में, ओशंस में या लेक्स में। उन डेड जोन्स की खास बात क्या होती है? ऑप्शन ए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा होती है। ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से जो प्लांट्स एंड एनिमल्स उस वाटर में रह रहे हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और वो क्योंकि वो ऑक्सीजन जो है उस पॉल्यूशन जो वाटर में फैला हुआ है उसको डिकम्पोज करने के लिए यूज होने वाली है, और इससे जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उस एक्वेटिक इकोसिस्टम में उनको ऑक्सीजन की कमी होगी और उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। एक्सेसिव एल्गी ब्लूम बहुत ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली जो न्यूट्रिएंट्स हैं वाटर के वो न्यूट्रिएंट्स एल्गी एब्जॉर्ब कर लेगा, ऑक्सीजन जो है वाटर में वो एल्गी एब्जॉर्ब कर लेगा, अगेन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी और एनिमल्स की डेथ होगी। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, यस इसी की वजह से तो एल्गी ब्लूम होगा, राइट इसी की वजह से एल्गी ब्लूम होगा, और एल्गी ब्लूम होने की वजह से ही हमारा हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा। दैट इज व्हाई ऑल दीज 3 दे आर फीचर्स ऑफ डेड जोन्स एंड करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और अगर हम वर्ल्ड के डेड जोन्स को देखें तो ज्यादातर डेड जोन्स कोस्टल एरियाज में हमें देखने को मिलते हैं ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका का अटलांटिक कोस्ट हो या यूरोपियन कोस्ट हो
राइट, या फिर चाइनीज एंड जापानीज कोस्ट हो, जहां पर हम बहुत सारा पॉल्यूशन वाटर बॉडीज में, सीज के अंदर, ओशंस के अंदर डालते हैं, वहां पर हमें डेड जोन्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और इन डेड जोन्स में ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर है बहुत कम होती है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एल्गी ब्लूम होता है, और जो वहाँ की नेटिव एनिमल स्पीशीज हैं, फिशेज हैं या फिर वेल्स हैं या कोरल्स हैं या दूसरे प्लांट्स हैं, उनकी मात्रा बहुत कम होती है इन डेड जोन्स के अंदर, राइट। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ 12 क्वेश्चंस जो कि 2016 के पेपर में हमसे पूछे गए थे, जिनका डिस्कशन हमने देख लिया। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि डिफिकल्ट है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, लेकिन अटेम्प्टेबल क्वेश्चंस थे। अगर आप एनवायरनमेंट के स्टैटिक पोर्शन को पढ़कर जाते हो और करंट अफेयर्स को फॉलो करते हुए एनवायरनमेंट के जाते हो, तो आप बहुत ईजिली अच्छे मार्क्स वहां पर स्कोर कर सकते हो, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो अगर आपको एक कंटेंट पसंद आया है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलो। यहां पर आपको इस सेशन के अलावा और भी जो दूसरे YouTube पे हम सेशंस लेते हैं उनकी PDF डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होती है, क्लियर है। सो इस टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और इसके साथ ही मुझे दीजिए यहां पर इजाजत। कोई भी कंफ्यूजन, क्वेरीज, डाउट्स आपको चाहिए, आपको रिगार्डिंग स्ट्रेटजी, रिगार्डिंग योर काउंसलिंग, रिगार्डिंग योर करियर, रिलेटेड टू HPS एग्जामिनेशंस और टू अदर एग्जामिनेशन जो कि HP कमीशन कंडक्ट करवाता है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर hello@edutab.co.in पे अपना मेल ड्रॉप कर सकते हैं, जहां पर हम आपकी क्वेरीज को फटाफट जितना जल्दी हो सके रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मुझे यहां पर दीजिए इजाजत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।